देखेंगे। एंजाइम पैटर्न समझो। जो एंजाइम शब्द लिया गया है, ये आपके दो उसमें स्प्लिट कर सकते हो आप। इन का मतलब होता है इंसाइड, और जो जाइम शब्द है उसका मतलब होता है ईस्ट। ठीक है ना। यानी एंजाइम जो था शब्द, वो ईस्ट के अंदर या ईस्ट, इनसाइड ईस्ट के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो बायोलॉजी में आप इसको पढ़ते हो कि एंजाइम शब्द का मतलब ये होता है। आप कह सकते हो दीज आर दीज आर बायो कैटलिस्ट एंड catalyze the different biological reaction in vivo or in vitro। ठीक है, देखो बायो कैटलिस्ट है और बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं इन विवो या इन विट्रो। इन विवो इन विट्रो का क्या मतलब होता है? इन विवो का मतलब इनसाइड बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी लिविंग सिस्टम के अंदर। इन विवो का मतलब होता है इनसाइड लिविंग सिस्टम। इट मे बी सेल आल्सो। और ये क्या होगा? इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ लिविंग सिस्टम। दैट मीन्स इन, आप कह सकते हो टेस्ट ट्यूब, कहीं पर भी इसको आप। इसका मतलब एंजाइम जो होता है वो बायोलॉजिकल रिएक्शन को लिविंग सिस्टम के अंदर और लिविंग सिस्टम के बाहर। कहने का मतलब कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए सिस्टम का लिविंग होना जरूरी नहीं है। क्योंकि तो इनिशियली ये माना जाता था, जब इस पर शुरुआत, अगर इस पर हिस्ट्री पर जाए तो ये माना जाता था कि जो ईस्ट था आपका, अगर वो लिविंग होगा और उसको अगर आप किसी उसमें डालते हो तभी वो किसी रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। जबकि बाद में ये देखा गया कि ईस्ट का लिविंग होना जरूरी नहीं, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो हमारा काम का है। और वही एक्सट्रैक्ट आपका क्या रख रहा था? एंजाइम रख रहा था। ठीक है, तो एंजाइम पहले तो शब्द के आधार पर इनसाइड ईस्ट मान लिया गया, लेकिन बाद में इसको प्रूव किया गया कि इसका जीवित रहना जरूरी नहीं है। और एंजाइम कहीं भी आप अपनी एक्टिविटी को शो कर सकता है। अब अगर इस पर बायोलॉजी थोड़ा सा फोकस किया जाए तो आप जानते हो कि इसका जो केमिकल नेचर होता है एंजाइम का, अगर इसकी बात किया जाए नेचर की, नेचर ऑफ एंजाइम, तो आप क्या पाओ? दीज आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एंड बेसिकली द प्रोटीन which have tertiary configuration।
वी हैव एंजाइम। टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन जिस प्रोटीन के पास होगा वही आपका एंजाइम की तरह बिहेव कर सकता है, और इसके बेस पर आप कह सकते हो कि ये ग्लोबुलर होता है, ग्लोबुलर गोलाकार। ठीक है, यानी अगर अमीनो एसिड का सीक्वेंस हम लोग देखें ऐसे, तो आप किस तरह कह सकते हो, ऐसे इस तरीके से मान लीजिए यहाँ भी कोई लिंकेज हो इस तरह से, तो ऐसा अगर सिस्टम दिख रहा हो, प्रोटीन के पास ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अगर है, तभी वो आपके एंजाइम की तरह काम करेगा, अदरवाइज वो एंजाइम की तरह काम नहीं कर सकता है। तो टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है इसके पास। यानी आप कह सकते हो कि ऑल द एंजाइम्स, यहाँ पर देखो आप बोल सकते हो कि ऑल द एंजाइम आर प्रोटीन in nature, but all the protein never acts as enzyme. Only those proteins which have tertiary configuration only work as enzyme। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंजाइम की ढेर सारी आपकी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। देखो, कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं आप कर सकते हो, देयर आर मेनी एंजाइम्स ऑफ आवर बायोलॉजिकल सिस्टम विच नीड या विच नीड्स some non-protein part also for their activity. Such non-protein non-protein constituent of enzyme are called cofactor। ठीक है, उनको हम लोग नॉन प्रोटीन जो पार्ट होता है उनको हम कोफैक्टर। कोफैक्टर आपके आयंस भी हो सकते हैं या आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, आयन भी हो सकते हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। अब देखो यहां पर बल्कि अगर आप चाहो तो कोफैक्टर जहां लिखा है ना, यहाँ पर इसको ऐसे प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये और बेहतर होगा। ये आयन भी हो सकता है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है। देखो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा तो मोस्टली विटामिन से आते हैं। आयन्स ढेर सारे हैवी मेटल वाले होते हैं, जैसे मॉलिब्डेनम आपने पढ़ा है, जिंक पढ़ा है। ये आपके क्या हो सकते हैं, एमओ प्लस एन, जेड एन प्लस प्लस, इस प्रकार से।
तो इनको हम बेसिकली ऐसे प्रोस्थेटिक ग्रुप जो आपके आयंस के फॉर्म में आ रहे हैं उनको हम लोग कोफैक्टर, और जो ऑर्गेनिक है उनको हम लोग कोएंजाइम भी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप कह सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे एंजाइम का दो फ्रेगमेंट आप कर सकते हो, होलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। आपका कोएंजाइम हो सकता है, कोफैक्टर, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कुछ भी आप बोलोगे उनको। ठीक है? ये आपके क्या होते हैं, ये आपके जो है प्रोटीन पार्ट होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये आपके जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक है? और इसका प्रेजेंट रहना हमारे इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है। क्लियर? बेसिकली प्रोस्थेटिक ग्रुप और उसको कोफैक्टर, कोएंजाइम में आप कैटेगराइज कर सकते हो। कोफैक्टर का मतलब जैसे आयंस वगैरह है, और अगर विटामिन के पार्ट है तो कोएंजाइम मान लिया जाता है। ठीक है? तो अब अगर इसकी हम लोग बात करते हैं, सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, तो आपके एनसीईआरटी में और बायोलॉजी में आप ढेर सारा पढ़ते हो। जैसे आप पढ़ते हो, याद करो, ये आपका होता है C6H12O6, और इस पर अगर हम लोग जाइमेज एंजाइम का वर्क कराते हैं, ठीक है, जाइमेज, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है बताओ, C2H5OH ट्वाइस मोल, और प्लस आपका निकल जाता है 2CO2, ये बन गया जाइमेज, आपका हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी ले सकते हो। जैसे आप कहते हो कि आपका जो है C12H22O11, मान लिया ये आपका है डाइसैकराइड। ठीक? डाइसैकराइड पर मान लो ये माल्टोज रहा हो, तो इस पर हमने कहा कि माल्टेज का वर्क हुआ, हाइड्रोलिसिस कराया, ये हाइड्रोलाइसिस करा रहा है, तो 2 मोल आपके क्या मिल जाएंगे, O6। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल और, जैसे आप कहते हो NH2CO NH2, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कराया गया, कौन, यूरेज एंजाइम, क्या निकल जाएगी, अमोनिया, और प्लस क्या निकल जाएगा आपका जो है आप कह सकते हो H2CO3, जो आपका H2O और CO2 में ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे ढेर सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, कहाँ से, पेप्सिन वगैरह पढ़ते हो कहाँ पर, आपके स्टमक से रिलीज होता है। ठीक है? तो कहने का मतलब एग्जाम्पल की कभी अपने पास नहीं है एंजाइम को समझने की। क्वेश्चन ये है कि एंजाइम की जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है ऑफ एंजाइम। तो इसमें आप बोलते हो क्या, पहला करेक्टर ये होता है, ये आपका क्या होते हैं, आप कह सकते हो कि सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक का मतलब कि अगर आपका
प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नेवर डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? अगर प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तोड़ने वाला एंजाइम है, तो उससे कह दे भैया चल तो कार्बोहाइड्रेट पर भी कुछ काम कर ले, तो ये क्या कहेगा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। यानी ये आपका जय का पाल मास्टर ऑफ नन नहीं है। यानी ऐसा नहीं है ये हर काम करेगा आपका। इसने कहा देखो जो काम मुझे करना है मैं वही करूंगा। जैसे मुझसे अगर कह दो कि बायोलॉजी पढ़ा दो तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक हूँ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? केमिस्ट्री। बायोलॉजी के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? बीके बाबा के पास। ठीक है ना? उसके लिए हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है। ठीक है? सिंह साहब कैसे ही? हाँ। ओके। आप कमजोर हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें एंजाइम का कुछ और करेक्टर अगर देखना चाहें तो हम कह सकते हैं क्या? हाईली इफिशियंट। बहुत ज्यादा इफिशियंसी होती है एंजाइम। और मोस्ट इफिशियंट एंजाइम कौन है? आप कह सकते हो दैट मीन्स देयर टर्न ओवर नंबर इज वेरी हाई। टर्नओवर नंबर क्या होता है? व्हाट इज टर्नओवर नंबर? टर्नओवर नंबर, TON, क्या होता है इंग्लिश में? टर्नओवर नंबर। देखो, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम व्हेन एंजाइम इन, या आप कह सकते हो व्हेन ऑल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर ऑक्यूपाइड। ये इसका टर्नओवर नंबर होता है। यानी एंजाइम पर एक्टिव साइट होता है जिस पर सबस्ट्रेट आकर के बनता है। जैसे एडजॉर्प्शन आपने देखा था कैटलिस्ट वाले में, वैसे ही एंजाइम के पास एक्टिव साइट होता है और उस एक्टिव साइट पर विशेष प्रकार के प्रोडक्ट ही आकर के जुड़ते हैं। ठीक है? तो ये कह रहा है कि किसी भी एंजाइम का जितना भी एक्टिव साइट है, अगर वो रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट के द्वारा पूरी तरह से ऑक्युपाई है, तो सबस्ट्रेट के कितने नंबर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम एंजाइम के द्वारा, वही उसका टर्नओवर नंबर होता है। जैसे बैंक से लोन लेने जाओ तो बैंक अक्सर आपका क्या पूछता है? आपका टर्नओवर कितना है। टर्नओवर मीन्स व्हाट? कि आप पूरे साल में बैंक से कितने का लेन देन कर ले जाती है। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमारा बैंक का एम्प्लॉय क्यों लेता मेरे से? इसलिए लेता है क्योंकि वो देखता है कि आप गए हो 10 लाख का लोन मांगने उससे, और आपने खाते में पूरे साल में 1 रुपए का भी टर्नओवर नहीं किया है, लेन देन नहीं किया है। तो वो क्या समझ लेता है कि बंदा कुछ करता नहीं, डिफॉल्टर टाइप का है, यानी कमाता धमाता कुछ नहीं है और लोन लेने आया है
ऐसा ना हो कि मेरा लोन क्या हो जाए, नीरव मोदी जैसे लेके क्या हो जाए फुर्र। इसीलिए बैंक का एम्प्लॉय क्या देखना चाहता है कि व्हाट इज योर टर्नओवर। अगर आपका टर्नओवर ठीक है, लेन देन सही है बैंक से, तब तो आपको बैंक क्या करेगा, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देगा, सब कुछ कर देगा। और अगर आपका लेन देन नहीं सही है तो आपको कोई कुछ देने वाला नहीं। जैसे लोन भी उसी को मिलता है जिसके पास क्या हो, उसकी क्रेडिट अच्छी हो। अगर क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा नहीं है तो दैट मीन्स आप टाइमली उस लोन को चुकता भी नहीं कर पाओ। तो टर्नओवर बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे ही एंजाइम से, हमारे पास जितने भी एंजाइम थे, मैंने सबसे पूछा भाई तेरा टर्नओवर नंबर कितना है, तो किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। मान लो कोई एंजाइम कहता मेरा टर्नओवर नंबर 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर यूनिट टाइम वो 10 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की पावर रखता है। और किसी ने कहा मेरा टर्नओवर नंबर 3 लाख है, तो हम क्या कह देंगे कि भाई तेरा तो टर्नओवर बहुत ज्यादा है, यानी तू 3 लाख सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर सकता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है पर यूनिट टाइम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग टर्नओवर नंबर यहाँ पर बेसिकली कैलकुलेट करके चलते हैं। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा एंजाइम है जिसका टर्नओवर नंबर सबसे ज्यादा है। बट आप जानो कि हमारे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है एंजाइम हमारे बॉडी का, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसका टर्नओवर नंबर बहुत ज्यादा होता है। यानी 6 लाख पर मिनट या समथिंग करके, पर सेकेंड 6 लाख। सोचिए, 6 लाख कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकता है किसमें, कार्बोनिक एसिड। तो आप कह सकते हो, नोट करके यहाँ पर, यहाँ नोट करके ऐसे बना लो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम विच catalyze the conversion of CO2 into H2CO3 is highest, that is 6 lakh पर सेकेंड। यानी 6 लाख कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को H2CO3 में कन्वर्ट करने का पावर रखता है 1 सेकंड में, सोचिए। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का जो वो फैक्टर है आपका, वो कौन है, कौन सा आयन इसका को फैक्टर होता है, बोलो। को फैक्टर ऑफ बहुत मारा एनहाइड्रेज एंजाइम ए Zn++ आयन जिंक होता है। हाँ, क्या है तुम बताओ, हमें नहीं मिल गया। हाँ, समझिए, हमने ऐसे ही कहा था गूगल पे सर्च कर लेना इनके बारे में, कुछ और मिल जाए। बर्जीनियस और मोल्डर कहीं थे, बर्जीनियस और मोल्डर, मोल्डर नाम सर्च करना फर्स्ट। हाँ, देख लेना। एसिटिक एसिड कोलवेन। तो टर्नओवर नंबर समझ में है आपको, एंजाइम की इफिशियंसी बहुत ज्यादा हो। दूसरा देखो आप, तीसरा पॉइंट आप कह सकते हो, दीज आर पीएच एंड टेम्परेचर सेंसिटिव, दैट मीन्स better works on optimum
pH एंड टेम्परेचर। ठीक है, आप यहां पर कह सकते हो ऑप्टिमम pH फॉर एंजाइम इज वेरिंग, वेरी करता है फ्रॉम एंजाइम टू एंजाइम, बट ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बिटवीन, कितना होता भाई, 20 to 60, 20 से 60 या 40 से 60 ऐसे करके वो फिक्स होता है। तो उसको भी रटना नहीं है खास, आप देख लेना बायोलॉजी में। 20 से, हाँ, 37, 60 तक भी मिलता है किसी किसी का। आपके लोग, आपकी एनसीईआरटी जो कहती है आप वही करोगे। देखो, ऐसा ग्राफ मिलता है, ये हमने कहा रेट एंजाइम के वर्क का, और ये लिया है मैंने किसको, टेम्परेचर। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे एक्टिविटी कम होगी, लेकिन टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, फिर हमारा एक ऑप्टिमम रेंज मिलता है, मैक्सिमम ये, उसके बाद फिर इसकी एक्टिविटी डाउनफॉल होने लगता है। ऐसे चला, ऐसे आया, और यहाँ पर सेचुरेशन। ठीक है, ये एंजाइम के लिए है। ऐसे ही पीएच के लिए भी ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ कि टेम्परेचर जब एक ऑप्टिमम से हाई लेवल पे गया, ये हमने कहा ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है कि अनुकूलतम या मैक्सिमम जो भी आपका है, कि जहां पर वो बेटर एक्टिविटी में देखने को मिला। बट उसके आगे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो एंजाइम की कहानी क्या हो जाएगी, खत्म। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर पर आप कह सकते हो एट वेरी हाई टेम्परेचर द टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन गेट लॉस्ट एंड एंजाइम लूज देयर आइडेंटिटी, पहचान ही खत्म। और अगर एंजाइम की पहचान खत्म हो जाए तो एंजाइम काम करना बंद कर दे। जैसे आपको डॉक्टर सलाह देता है क्या, कि जब फीवर आपको आता है, बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, तो वो कहता है कि शुरुआत में आप जो है एंटीपायरेटिक ड्रग वगैरह डालिए। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि एक हमारा बॉडी जो होता है वो टेम्परेचर को भी टॉलरेट करता है। और आप जानते हो कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा अबव होता है अगर, तो उस पर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल संभव नहीं होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमारे बॉडी पर बैक्टीरिया या इस प्रकार से आए हुए हैं, वो सब मर जाएंगे उस पर। लेकिन अगर पता लगा इन्फेक्शन बढ़ा है और फीवर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और आपने उसको कम करने के लिए दवाएं नहीं यूज किया, तो हो सकता है वो आपके एंजाइम सिस्टम को भी प्रभावित कर दे। और अगर बॉडी का एंजाइम सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो व्हाट विल हैपन, हम लोग क्या हो जाएंगे, गो बैंड गान। समझ गए, गो बैंड गान, 0 डिग्री लग जाएगी हमारे, यानी फिर इसके वेलोसिटी मिल सकती है हमको, वापस लौट के नहीं आएगी। इसीलिए बुखार आए तो तुरंत दवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन बुखार को चेक करते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि टेम्परेचर एक लिमिट से आगे क्रॉस कर जाए, तो उस समय आपको दवाओं का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब इन्फेक्शन बहुत जबरदस्त है, उसके लिए आपको एंटीबायोटिक वगैरह लेना चाहिए। कोरोना संक्रमण में देखो, आज मैम को बुखार है, मैम ने सुबह फोन किया कि मुझे बुखार है, मुझे हमने कहा अच्छी बात,
बुखार तो होना अच्छी बात है, बुखार तो आनी चाहिए है। बच्चों को टाइट करती हो तो बुखार तो आएगा ही, है कि नहीं। चलो, तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। और इसके बाद इसके कुछ करेक्टर और अगर आप जानना चाहोगे, हाईली एक्टिव होता है, ऑप्टिमम पीएच हो गया आपके लिए। इसमें एक्टिवेटर और जो है क्या कहते हैं प्रोमोटर और पॉइजन भी आप देख सकते हो। जैसे प्रमोटर कौन होगा, अभी को फैक्टर वगैरह आपने देखा यहाँ पर, ये प्रमोटर है इसकी। और इसी प्रकार से क्या होगा, जो इसकी इसको डीनेचर कर डाले, वर्क ही ना करने दे, तो उसके क्या हो जाएंगे, पॉइजन हो जाएंगे। ये सारी चीजें इसमें आपको दी गई है। इसके बाद फिर हम इस पर चलते हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमारे एंजाइम की जो मैकेनिज्म होती है वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, कैसे काम करता है एंजाइम। एंजाइम के ढेर सारे इनहिबिटर आप बायोलॉजी में पढ़ते हो। जैसे आपने पढ़ा है एलोस्टेरिक इनहिबिटर, कम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, तो ये सब क्या है, एंजाइम को उसके काम करने को रोकते हैं। कुछ सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं जो बहुरूपिया का काम करते हैं, एंजाइम को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, और जाकर के उसकी एक्टिव साइट पर बंध जाते हैं, और फिर एक्टिव साइट पर ओरिजिनल सबस्ट्रेट नहीं जा पाता। तो इस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है, एंजाइम हमारा काम नहीं करेगा। तो ऐसे इनहिबिटर जो आपके एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो करे, वो उसके क्या है, डीएक्टिवेटर। और जो उसको बढ़ा दे वो क्या होगा, एक्टिवेटर हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई थी, लॉक एंड की मॉडल। ये थ्योरी दी गई थी, लॉक एंड की मॉडल। लॉक जो था हमारा वो क्या था, आप कुछ भी कर लो, लॉक किसको मानते हो आप, लॉक सबस्ट्रेट हो गया, ताला ये आपका सबस्ट्रेट हो गया। और जो की था उसको क्या माना गया, एंजाइम। तो इन्होंने कहा जैसे ताला अपनी ही चाबी से खुलता है, वैसे ही पर्टिकुलर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब उसको पर्टिकुलर क्या मिले, एंजाइम मिले। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो क्या, बाय मीन्स ऑफ दिस we can explain the specificity of enzyme. That means enzyme are substrate specific। ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मैंने कहा कि सपोज करो कि कोई सा सबस्ट्रेट है जिस पर इस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं। बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो ग्रुप हमने दिखाया, और इस पर ये हमारा सबस्ट्रेट है, क्या है, सबस्ट्रेट है जिसको प्रोडक्ट में जाना है। और इस पर एक एंजाइम आया, और वो एंजाइम हमारा ऐसा है। ये क्या है, ये हमारा एंजाइम। ठीक, यानी सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। और उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग ऐसे दिखाएंगे।
ये देखिए फिट हो गई चाबी, एस एंड ई। इसका नाम हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद क्या होगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम आपका फ्री हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम पर विशेष एक्टिव साइट होती है जो विशेष फंक्शनल ग्रुप के द्वारा रिप्रेजेंट होती है, और उसको आइडेंटिफाई करने का काम हमारे सबस्ट्रेट पर प्रेजेंट ग्रुप का है। वो जैसे एक दूसरे के सामने आएंगे तुरंत कह देंगे यस, तुम्हें ही तो मैं खोज रहा था, तुरंत क्या हो जाएंगे एक दूसरे में लिंक, और उसके बाद फट से आपका ये मामला यहाँ पर बन जाता है। तो यही मैकेनिज्म है। ठीक है, एक मॉडल इसमें और आया था इंड्यूस फिट मॉडल का। तो इंड्यूस फिट मॉडल कोसलैंड ने दिया था, लेकिन वो हमारा जो है वो सही नहीं था। क्यों? इंड्यूस फिट मॉडल में ये एक्सेप्ट किया गया था कि एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट पर वर्क कर सकता है, यानी जिस सबस्ट्रेट पर जाएगा, चाबी जिस ताले में जाएगी उस ताले को अपने हिसाब से चेंज कर दे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हालांकि चोरों के पास मास्टर की होती है, वो चाहे जो ताला में काम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी एंजाइम की क्या हो गई, मैकेनिज्म हो गई। अब बताओ इसमें आपको किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो बताओ। बाकी एंजाइम आप बायोलॉजी में ढेर सारे पढ़ते हैं, जगह जगह पढ़ते हैं। तो एंजाइम कैटालिसिस आपकी यही है। क्लियर? अब इसके बाद जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा टॉपिक अगला टॉपिक होता है, और वो होता है क्या, देखिए यहाँ जो चार्ट वगैरह बने हैं, फाइबर प्रोसेस में कौन सी कैटलिस्ट है, पोस्ट वर्ल्ड प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट है, इनको चार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, पूछता कभी कभी। इसी प्रकार से एंजाइम पूछ दिया गया, इन्वर्टेज कहाँ होता है, कैसे होता है, इसका क्या काम है, जाइमेज का काम, डाइस्टेज का काम, माल्टेज का काम, ये सब यहाँ दिया गया, उसको आप देख लेंगे। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन की तरफ, यानी कोलाइड्स की तरफ। देखो कोलाइड्स ऑब्लिक कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए यहां पर आप कह सकते हो इसमें इनिशियली द मिक्सचर ऑफ टू नॉन reacting substance are classified into two classes on the basis of particle size. These are, देखो पहला इन्होंने बोला था कि जो मिक्सचर, देखो मिक्सचर का मतलब क्या होता है, दो को मिलाओ और उनका आपस में कोई रिएक्शन ना हो, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक, अब मिक्सचर में इन्होंने बोला
कि जो पार्टिकल साइज है उसके बेस पर अगर हम मिक्सचर को क्लासीफाई करें पार्टिकल साइज के बेस पर, इन्होंने कहा जो पहला होता है वो हमारा होता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन में ये था कि ट्रू सॉल्यूशन के दो पार्ट हुआ करते थे, होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सोल्यूट और दूसरा हम लोग कहते हैं क्या, सॉल्वेंट। सोल्यूट का अमाउंट कम होता था, ये इसमें डिस्पर्स होता था, और यहां पर जो साइज का रेंज था इसका, वो साइज आपका, आप कह सकते हो यहां पर लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से छोटे साइज के पार्टिकल अगर सॉल्वेंट में है तो उसे हम कहते थे क्या, उसे हम कहते थे ट्रू सॉल्यूशन। और आप कह सकते हो कि जो ट्रू सॉल्यूशन है, आप यहां पर कह सकते हो कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन, या आप कह सकते हो पास, कैन नहीं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पास द पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर के पोर क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और उससे सोल्यूट और सॉल्वेंट सब पास हो जाते हैं। तो इसे हम लोग कहते थे क्या, ट्रू सॉल्यूशन। और दूसरी इन्होंने बताया कि दूसरी जो कैटेगरी अपना पास होता है, वो इन्होंने बोला था कि वो आपका होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता था कि यहां पर आपका जो सोल्यूट का साइज होता था, सोल्यूट इसकी जो साइज थी वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। अगर 1000 नैनोमीटर से पार्टिकल साइज हमारे सोल्यूट की ज्यादा है तो वो सस्पेंशन होता था। और सस्पेंशन का मतलब एक सस्पेंस बना रहता था, क्या, कि क्या ये पार्चमेंट पेपर को पास कर पाएंगे या नहीं पास कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें सॉल्वेंट तो निकल जाया करते थे, लेकिन चूंकि सोल्यूट के पार्टिकल साइज क्या है, बहुत बड़ी है, तो सोल्यूट आपका फंस जाता था, या हो सकता था कि दोनों में कुछ सस्पेंस बना रहे, तो इसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब ये क्लासिफिकेशन हुआ था तो उस समय वैज्ञानिकों का ध्यान सोल्यूट के पार्टिकल साइज पर, मतलब उस पार्टिकल साइज पर नहीं गया जो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के। उस समय इनका जो है कोई ध्यान दिया ही नहीं गया। बाद में इन्होंने कहा कि साहब आपने एक तो क्राइटेरिया आपने बना दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के जिनकी साइज रेंज कर रही कहां से, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक उनके बीच के हैं, तो इनको आप क्या बोलेंगे। तो इन्होंने कहा साहब ये तो निग्लेक्टेड डायमेंशन वाले था, इसको तो निग्लेक्ट किया गया था उस समय, और वही जो निग्लेक्टेड डायमेंशन वाले पार्टिकल थे हमारे, वो एक विशेष को रिप्रेजेंट करने लगे जिसको हमने कहा कोलाइड्स या कोलाइडल पार्टिकल। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, वो बेसिकली हमारा क्या होता है, आप कह सकते हो नोट करके, इफ पार्टिकल साइज रेंजेज एट 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, then if they are
present in particular solvent form a solution called colloids or colloidal solution। यानी अगर पार्टिकल साइज का रेंज आपका ये है और ये किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो वो जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी हमारा जो भी कुछ फोकस होगा इस टॉपिक में, वो हमारे ऐसे सोल्यूट पार्टिकल की तरफ होगा जिसकी साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 1000 नैनोमीटर से क्या हो, कम हो। एनी डाउट? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आएगी भी। आप इंतजार करिए दूसरी क्लास का।